गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर सोसाइटी ऑफ रूरल एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में पढ़ रहे थे और पढ़ चुके हैं। जिसमें इंडिगो कल्टीवेशन के 2 टाइप्स होते हैं, निज कल्टीवेशन और रैयती कल्टीवेशन। जिसमें कल हमने निज कल्टीवेशन और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रैयतों कल्ट सिस्टम के बारे में। तो इस सिस्टम के तहत क्या हुआ था कि रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक क्या करते थे, रैयतों के साथ एक करार करते थे, एक सट्टा अनुबंध करार करते थे, जिसको हम सट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सट्टा। और उसमें क्या करते थे, वो गांव के जो मुखिया होता है उसको भी शामिल करते थे। और उसके बाद उनके ऊपर जो दूसरे किसान होते हैं उनके ऊपर दबाव डाला जाता था, कि मुखिया के द्वारा उनके ऊपर दबाव डाला जाता था कि आपने ये करार करना है। और उसमें उस करार के साइन होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर और केस उस फार्मर को दे दिया जाता था, जो प्लांटर्स होते थे, जो किसान होते थे, उनको दे दिया जाता था। यानी कि एडवांस में उनको रुपये दिए जाते थे। और एडवांस में रुपये देने का मतलब है कि यदि उनके इंडिगो कल्टीवेशन यानी कि जब नील का उत्पादन हो जाता है तो उसके बाद वो जिसने रुपये दिए हैं उसी को ही उसको वो फसल बेचनी होती है, चाहे वो कितने भी सस्ते में वो फसल बेचे या उनके फसल के कोई दूसरा व्यक्ति ज़्यादा दाम लगा रहा हो, तब भी उनको उन्हीं व्यक्ति को अपनी फसल बेचनी होती है। अब क्या कह रहे हैं, जो करार पर दस्तखत कर देते थे और उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयतों को अपने कम से कम कितनी 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया यानी कि करवाते थे, यानी कि वो उनको बीज भी देते थे और जो साधन उपकरण होते थे वो भी देते थे। जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल को देखभाल करने का जिम्मा काश्तरों यानी कि छोटे किसानों को दिया जाता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। यानी कि जो बागान मालिक जो अपनी फसल है वो वापस उनको दे देते थे, तो दूसरी बार नेक्स्ट उत्पादन के लिए फिर से वो उनको नया कर्जा मिल जाता था। और यही चक्र तुरंत हर बार चलता रहता था। ये साइकिल स्टार्टेड अगेन एंड अगेन, यानी कि ये चक्र बार बार चलता रहता था। अब इसमें क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ रैयती कल्टीवेशन, इसमें भी जैसे निज कल्टीवेशन में समस्या आई थी बेटा, इस तरह से इसमें भी कई समस्या आई थी। उसमें क्या हुआ, किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे। उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था। यानी कि जो कर्जे देते थे ना वो तो कम दे देते थे, लेकिन जो नील की कीमत है ना वो उनको बहुत ज़्यादा कम मिलती थी। समस्या और भी थी, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत क्या कर लेती, खींच लेती है। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इस वजह से प्लांटर्स उनको कहते थे कि हम यहाँ पर नील की खेती नहीं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा इंडिगो रेबेलियन आफ्टर विद एंड आफ्टर, यानी कि जो नील विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ था, जो नील का विद्रोह किया गया और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मार्च 1859 के अंदर, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया कि हम लोग नील की खेती नहीं करेंगे। जिससे क्या हुआ, जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों को सामाजिक बहिष्कार किया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्तक एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिक की लाठियों या लाठीदार गुंडों से डरेंगे। इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका विद्रोह किया। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली,
में कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनकारी थी, यानी कि वो नील का उत्पादन तो करते थे लेकिन उस पर दूसरी फसल नहीं होती थी और वो उनको कम से कम दाम देते थे। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी भी होता है। जितना ज़्यादा लोग दबते हैं उतना ही वो कभी न कभी विद्रोह करते हैं। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियों का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के करार करवाए गए थे, जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्हें ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठी यालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। जो मुखिया थे उनको लगा कि भाई इनके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, तो उन्होंने ही लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने उनका सामना किया। इसके बाद गांव-गांव कुछ स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन लेते जा रहे थे। उसके बाद नील के किसानों को ये लग रहा था कि अंग्रेज़ी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी, यानी कि जो नील के जो किसान थे उनको लग रहा था कभी अंग्रेज़ी सरकार उनको साथ देगी। लेकिन 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 के अंदर सर्दियों के इलाकों में के दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मैजिस्ट्रेट एसलेन ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील का अनुबंध मानने के लिए मजबूर किया जाए, लेकिन उन लोगों ने उनकी नहीं सुनी। उनको लगा था कि ब्रिटिश लोग उनकी सहायता करेंगे, लेकिन उन लोगों ने उनकी सहायता नहीं की और उन लोगों ने उनसे कहा कि आपने ये गवर्नर उन्हें विंटर के अंदर करार किया गया तो उनके ऊपर जबरन कहा गया कि आपको ये तो जबरन ये खेतीबाड़ी करनी ही पड़ेगी। इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती करने का हुक्म दे दिया है। इंडियन किसानों ने क्या को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता गया, क्या हुआ, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिक की जोर जबरदस्ती और अत्याचारों की नील व्यवस्था के बारे में लिखा है बहुत ज़्यादा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिक की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिक को दोषी पाया और जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूद करारों को पूरा करें, लेकिन आगे से वह चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं, लेकिन जो आपने जो करार कर रखे हैं वो तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, यानी कि बंद हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिरी में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो गया। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया था और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिक के खिलाफ चंपारण आंदोलन में शुरू किया गया था। इस तरह से बेटा हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। यदि आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है, आप चैप्टर रीड कर लेना, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो दूसरी बार देखना, और नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना और मैं आपको फिर से ये टॉपिक्स क्लियर करवा दूँगी। ओके।